हाय गाइस। तो इस कहानी के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं हमारे मेन लीड को, जिसका नाम जियांग ली है। वो एक अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर है और इस टाइम पर वो ज़ख्मी हालत में एक जगह पर पड़ा हुआ था कि यहीं पर ही हमारी फीमेल लीड की एंट्री होती है, जिसका नाम शेनज़ाओ है। शेनज़ाओ एक पुअर गर्ल है और इस वक्त वो अपनी शॉप पर ड्यूटी करने के लिए जा रही थी। वो यहाँ पर जब उसे जख्मी हालत में देखती है तो उसकी हेल्प करती है और उसे उसके दुश्मनों से बचा लेती है। अगर वो इस टाइम जियांग ली को ना बचाती तो शायद उसके दुश्मन उसे ख़त्म कर देते। यहाँ पर वो उसे जब शेल्टर दे रही थी तो उसे ये भी कहती है कि आजकल इस एरिया में गैंगस्टर्स बहुत एक्टिव हैं। क्या तुमने न्यूज़ में नहीं सुना? ऐसे लोगों से बच कर रहना चाहिए। उसे ये नहीं पता था कि वो खुद एक गैंगस्टर को ही इस टाइम पर शेल्टर दे रही है और ये हकीकत उसे उस टाइम पर पता चलती है कि जब जियांग ली को बचाने के लिए उसके सारे आदमी वहां पर पहुंच जाते हैं। अब वो तो हैरान ही रह गई थी। जिसे उसने बचाया था वो कोई मामूली आदमी नहीं था, बल्कि अंडरवर्ल्ड का, इस शहर का सबसे खतरनाक डॉन था। वो जाते जाते उससे कहता है कि तुम मेरी लाइफ सेवर हो और इसका बदला मैं तुम्हें कैसे चुकाऊं। इसके साथ ही वो अपनी रिंग भी उसे दे देता है और कहता है कि कभी भी तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए हो तो बेझिझक मेरे पास आ जाना। ये सारा कुछ देखने के बाद शेनज़ाओ बहुत ज़्यादा डर जाती है और इसके साथ ही हमें पता चलता है कि शेनज़ाओ का पहले ही एक फियांसी है जिसका नाम चेन ली है। चेन ली बहुत ही बदमाश टाइप का इंसान है। ऊपर से तो वो बहुत सिंपल सी लाइफ गुजार रहा है और इस वक्त अपनी हायर स्टडीज कंप्लीट कर रहा होता है और बेचारी शेनज़ाओ को उसे सपोर्ट करना पड़ता है। वो खुद तो स्टडीज आगे कंटिन्यू नहीं कर सकी थी, बल्कि उसे पढ़ाने के लिए अपनी सारी सेविंग्स उसको दे दिया करती थी। वो फिर भी हर टाइम उससे शिकवा करता रहता था कि तुम बहुत कम कमाती हो, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकती, और जब ज़्यादा ही रूड होने लगता था तो उसे बहलाने के लिए कह देता था कि सारा कुछ मैं हमारे फ्यूचर के लिए ही तो कर रहा हूँ। इन शॉर्ट वो बेचारी अपने फियांसी के हाथों पागल बन रही थी जो कि उसे यूज कर रहा था। उधर हमें जियांग ली को दिखाते हैं। उसने शेनज़ाओ के बारे में हर बात पता चला ली थी और वो तो खुद को उसकी यादों से निकाल ही नहीं पाता था, मानो उसे उससे लव ही हो चुका था। वो एक दिन उसकी शॉप पर आता है बहुत शान और शौकत के साथ और उसे देखकर तो सारे कस्टमर्स ही वहाँ से भाग जाते हैं। वो उसे आकर कहता है कि तुम मेरे साथ आज मूवीज देखने चलोगी। वो कोई भी जवाब देती उससे पहले ही इस शॉप का ऑनर वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि ठीक है, अगर इसे ले जाना है तो इसके बदले मुझे पैसे दो। कौन है जो इसकी जगह यहाँ पर काम करेगा? और इसके बदले वो उसे इतना सारा पैसा दिखाता है ब्रीफ केस में कि वो देखते ही उसे अपने पास रख लेता है और शेनज़ाओ से कहता है कि तुम जाओ जाओ, जरूर जाओ और इन्वेस्टर को अच्छे से सर्व करना। इतना सारा पैसा देखकर उसकी तो राल ही टपकने लगी थी। अब वो जबरदस्ती शेनज़ाओ को अपने साथ लेकर तो जा रहा था, लेकिन वो रास्ते में खुद को छुड़ा लेती है और उससे कहती है कि इस तरह की हरकतें आपको सूटेबल नहीं लगती। आप अगर इतने पावरफुल हैं तो अपने आप को ग्रेसफुल भी बनाइए। प्लीज आप समझने की कोशिश तो करें, मैं ऑलरेडी इंगेज्ड हूँ, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। लेकिन जियांग ली का दिल उस पर आ चुका था और ये गैंगस्टर अब पीछे हटने वाला नहीं था। वो जैसे ही अपने घर वापस लौटती है तो देखती है कि उसके घर में बहुत सारी लग्जरी आइटम्स आ रही हैं। हर पुरानी चीज को नई चीज से रिप्लेस किया जा रहा है। ये सारा कुछ देखकर उसके मम्मी डैडी तो बहुत ही खुश हो गए थे, क्योंकि जो सामान लेकर आ रहे थे वो कह रहे थे कि आपकी बेटी के लवर की तरफ से हैं और उन्हें लगा था कि चेन ली ये सारा कुछ यहाँ पर भेज रहा है। लेकिन शेनज़ाओ तो अच्छे से जानती थी कि चेन ली की फाइनेंशियल कंडीशंस क्या हैं। वो तुरंत ही समझ जाती है कि किसी और की तरफ से नहीं बल्कि जियांग ली की तरफ से होगा। वो अपने मॉम और डैड को कह देती है कि इनमें से किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना। वो काफी ज्यादा डर गई थी और उसके बाद वो चेन ली के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं आजकल बहुत परेशान हूँ, क्यों ना हम दोनों जल्दी शादी कर लें। लेकिन वो तुरंत ही शादी से इनकार कर देता है। लगता है कि उसका मन भी नहीं था इससे कभी भी शादी करने को। वो तो सिर्फ और सिर्फ उसे अपने खर्चे निकालने के लिए यूज कर रहा था। वो उसे इनकार कर देता है और फिर उसके बाद बहुत पोलाइटली कहने लगता है कि हमारे फ्यूचर के लिए ही है, मुझे पहले अपनी स्टडीज तो कंप्लीट कर लेने दो। और उसी टाइम पर उनके पास से एक बहुत ही लग्जरी सी कार गुजरती है जिसमें जियांग ली बैठा हुआ था। उसे देखते ही शेनज़ाओ बहुत ज्यादा डर जाती है। अब वो वहाँ से चली गई थी और उसके बाद चेन ली के पास एक लड़का आता है। उसे पूछता है कि ये गर्ल कौन थी। वो झूठ बोल देता है कि बस ऐसे ही जान पहचान वाली थी। वो लड़का भी बहुत कमीना था, कहता है कि मेरे लिंक्स बहुत ऊपर ऊपर तक हैं और ये लड़की जितनी सुंदर थी मैं इसकी बहुत अच्छी कीमत भी लगवा सकता हूँ। अगर तुम्हें ज्यादा सारा पैसा चाहिए तो फिर इस लड़की को लेकर एक डील करने मेरे साथ पहुँच जाना। और चेन ली वो तो पहले ही बहुत स्वार्थी था, वो उसके साथ तुरंत ही पहुँच जाता है। वहाँ पर एक मोटा सा बदमाश आदमी बैठा हुआ था जिसका नाम मिस्टर चैंग था। वो जैसे ही उसकी फोटो देखता है शेनज़ाओ पर उसका दिल आ जाता है। वो उसे बहुत ही ज्यादा कीमत देख कर कहता है कि इसको मेरी वाइफ बना दो। उसके पास बहुत पैसा था और उसे बस सुंदर और यंग लड़कियों का ही शौक था और चेन ली उसका सौदा करके अपनी जेब में पैसे रखता हुआ वहाँ से निकल आता है। और फिर उसके बाद अपने गिल्टी कॉन्शियस को वो यही कहता है कि ये सारा कुछ मैंने शेनज़ाओ के भले के लिए ही तो किया है, मेरे साथ रहकर
देखकर वो कौन सा खुश रहेगी, मैं तो इतना गरीब हूँ, इसके साथ रहेगी तो पैसे में खेलेगी। और फिर उसके बाद वो शहनजाओ को मैसेज भेज देता है कि तुम शादी का कह रही थी ना, नेक्स्ट वीक मैंने हमारी शादी अरेंज कर ली है। वो ये सुनते ही बहुत खुश हो जाती है। अब उसके बाद वो एक जगह पर स्ट्रीट फूड खा रही होती है कि जियांग ली भी उसके पीछे पीछे वहां पर पहुंच जाता है और कहता है कि जो ये खरीद रही थी मुझे भी वही चाहिए। वो उसे देखकर वहां से निकलने की कोशिश करती है पर उसके आदमी उसे रोक लेते हैं। और फिर उसके बाद वो उसे एक बहुत ही कीमती गिफ्ट निकाल कर देता है, लेकिन वो ये नेकलेस लेने से इनकार कर देती है। इस पर जियांग ली का एक गुंडा उसे कहने लगता है कि क्या तुमने इतना महंगा गिफ्ट अपनी लाइफ में पहले कभी देखा भी है, तुम लेने से क्यों इनकार कर रही हो, हमारे बॉस तुम्हारे साथ बहुत सिंसियर हैं। वो थोड़ा रूड हो गया था और इस बात पर जियांग ली उस नज़रों ही नज़रों में उसकी पनिशमेंट ऑर्डर कर देता है और उसके बाद वो अपने मुंह पर इतने थप्पड़ मारता है कि बेचारा बिल्कुल रेड हो गया था और साथ ही साथ वो कस्में भी खाई जा रहा था कि आइंदा मैं अपनी जुबान को काबू में रखूंगा। उसे देखकर शहनजाओ को उस पर दया आ ही जाती है। वो कहती है कि प्लीज इसे रोको, मैंने इसे माफ कर दिया। और इसके साथ ही वो जियांग ली को कहती है कि मेरे एक बॉयफ्रेंड है और हम जल्द ही शादी भी करने वाले हैं और मैं तुम्हारे जैसे गुंडे को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तुम्हारी लाइफ डिफरेंट है और मेरी लाइफ डिफरेंट, मैं किसी गैंगस्टर्स के साथ अपनी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहती। वेल, अब फाइनली वेडिंग का डे आ चुका था और यहाँ पर शहनजाओ जब दुल्हन बनकर खड़ी हुई थी तो वो कुछ लोगों को देखकर काफी घबरा जाती है क्योंकि ये वो लोग थे जिन्हें वो बिल्कुल भी नहीं जानती थी और वो सोचने लगती है कि चैन ली ने कैसे कैसे लोगों को हमारी वेडिंग पर इनवाइट करा हुआ है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसने दूल्हा भी इनवाइट कर रखा है। चैन ली तो वहाँ आता नहीं और वही बुढ़ा चैंग वहाँ पर पहुंच जाता है और उसे देखते ही वो काफी डर जाती है और कहती है कि मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। उसके मॉम डैड भी रेजिस्ट करते हैं लेकिन उनकी कोई भी नहीं सुनने वाला था। चैंग एक पावरफुल और रिच पर्सन था, वो उसे वहाँ पर ब्लॉक कर लेता है और उसे जबरदस्ती शादी करने पर मजबूर करता है और जब वो नहीं मानती तो फिर उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। अब यही बात हमारे हीरो जियांग ली को भी पता चल जाती है। उसे जैसे ही पता चलता है कि उसके क्रश की शादी हो रही है, वो अपनी गाड़ी में बैठता है, तुरंत ही उस तरफ जाने लगता है शादी को रुकवाने के लिए, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी भी खराब हो गई थी और उसके बाद उसे एक बाइक पर बैठना पड़ता है और बाइक के ऑनर को वो एक गोल्ड बार देता है जिसे देखते ही उसकी राल टपकने लगती है और वो अपनी बाइक उसके हवाले कर देता है। फाइनली वो तलाश करता हुआ उसकी लोकेशन को जान ही गया था कि जहाँ पर चैंग शहनजाओ को अपने साथ लेकर गया है। यहाँ पर चैंग बार बार शहनजाओ को कह रहा था कि तुम यहाँ से नहीं भाग सकती, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं मुझसे बचने का क्योंकि मैं जियांग ली के लिए काम करता हूँ और उसका हाथ है मेरे ऊपर। अब ये सुनते ही शहनजाओ को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसे लगता है कि ये सारा कुछ जियांग ली खुद ही करा रहा है, लेकिन इतने में दरवाजे को तोड़ता हुआ उस कमरे में एंट्री करता है जियांग ली, जो कि आते ही चैंग को बहुत मारता है और उसने अपनी शहनजाओ को बचा लिया था। अब उसके सामने चैंग एडमिट करता है कि चैन ली ने इसे मेरे पास बेचा है, पर शहनजाओ उसे तो ऐसा लग रहा था कि चैन ली तो बिल्कुल सीधा साधा लड़का है, वो इस तरह के लोगों से पंगा नहीं ले सकता, ये सारा कुछ जियांग ली ने ही प्लांट कराया है, पहले तो इसे मेरे पास भेजा और फिर अब हीरो बनकर मुझे रेस्क्यू करने आया है ताकि मैं अपना दिल से दे बैठूं, इससे शादी कर लूं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। जियांग ली उससे कहता है कि इस सब के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं, लेकिन वो उस पर विश्वास ही नहीं करना चाहती थी, तो वो उसे जबरदस्ती पकड़ता है और अपने साथ उठाकर उसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर वेडिंग हो रही थी। अब वो सारी फैमिली के सामने अनाउंस कर देता है कि आज मेरी एंगेजमेंट है और वो भी इस गर्ल से, आज से शहनजाओ मेरी फियांसी है और वो डाउरी में बहुत सारा पैसा और गोल्ड भी ऑफर करता है, जिसे देखते ही सारे लोगों की आंखें चुंधी आ जाती हैं। उन्होंने इतना ज्यादा पैसा और पावर पहले कभी भी नहीं देखी थी। हर कोई हैरान था कि इतनी मामूली सी गर्ल शहनजाओ वो कैसे जियांग ली की फैमिली की बहू बन सकती है। अब वो उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाता है और अपनी फियांसी को एक किस भी करता है। यहाँ पर उसने उसकी नेक पर एक बर्थ मार्क देखा था और इसे देखते ही उसे कुछ यादें आने लगती हैं। उसे बचपन में डूबते हुए किसी ने बचाया था, जिसे वो अपना चाइल्डहुड लवर मानती थी और लाइफ सेवर भी, और उसे लगता था कि वो चैन ली है, लेकिन वो हैरान थी कि ये बर्थ मार्क इसकी नेक पर कैसे है। वेल, अब इसके बाद दिखाते हैं कि नेक्स्ट डे वो अपनी फियांसी को एक जगह शॉपिंग कराने के लिए लेकर जाता है। वो वीआईपी स्टोर था जहाँ पर डायमंड की ज्वेलरी थी और यहीं पर ही एक और पर्सन आता है जिसकी एक यंग सी वाइफ थी और उसका दिल एक रिंग पर आ गया था, लेकिन यही रिंग थोड़ी देर पहले शहनजाओ को भी पसंद आई थी और शहनजाओ सोचने लगती है कि ये पर्सन काफी पावरफुल लगता है, क्यों ना मैं यही रिंग लेने की जिद करूं और उसके बाद जियांग ली की और इसकी लड़ाई हो, शायद इस तरह से मैं भी उसे किसी मुसीबत में फंसा सकूं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो देखती है कि जैसे ही जियांग ली वहां पर आता है तो उसे देखकर वो आदमी कांपने लगता है और तो और अपनी वाइफ को भी एक थप्पड़ लगाकर कहता है कि तुम उल्टी सीधी चीजों की जिद क्यों करती हो, ये तो मिसेस जियांग ली की चीज है। जियांग ली भी सारी चाल समझ गया था। वो शहनजाओ को देखता है और कहता है कि तुम काफी क्लेवर नहीं हो गई एक ही दिन में। वेल, तुमने अपनी चाल चल ली, लेकिन शायद अब तुम्हें मेरी पावर का अंदाजा हो जाए, तुम मुझसे बचकर कहीं भी नहीं जा सकती। वेल, अब जैसे ही
ही वो जियांग ली से अपने आप को छुड़ाती है तो उसके बाद वो चैन ली के पास पहुंच जाती है और चैन ली ने अपनी ही सारी प्लानिंग कर रखी थी। वो उसके सामने अपने बहुत सारे नकली स्कार्स दिखाने लगता है और कहता है कि ये सारा कुछ मैंने जियांग ली के कहने पर किया है, उसने मुझे फोर्स किया था, मेरे साथ मारपीट की, मुझे मारा और तो और मेरी फैमिली को भी खत्म करने की उसने धमकी दी थी। मैं क्या करता, मैं तो मजबूर हो गया था और मुझे खुद की शादी कैंसिल करके चैंग को वहां पर भेजना पड़ा। ये सारा कुछ उसी ने ही कराया है और मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं देना चाहता। तुम्हें तो पता है ना कि मैं कितना अच्छा हूँ पढ़ाई में और मैं तो एक शरीफ सा लड़का हूँ। और शेनज़ाओ जो बहुत ही बेवकूफ थी दोबारा से उसकी चाल में पड़ जाती है और वो उसके सामने बैठकर कस्में भी खाता है कि मेरे से एक दफा गलती हो गई है, लेकिन आगे चाहे मेरी जान ही चली जाए मैं तुम्हारे साथ कभी भी धोखा नहीं करूंगा, मुझे एक दफा माफ कर दो। अब वो तो उसे माफ कर ही चुकी थी और दूसरी तरफ हमें ये भी दिखाते हैं कि जियांग ली की भी एक फियांसी है और वो कुछ जबरदस्ती की ही है। यहाँ पर उसकी फैमिली उसकी मैरिज कराना चाहती थी, एक बिजनेस मैरिज जो कि उसी के ही बराबर की रिच गैंगस्टर फैमिली से ही थी और उसका नाम यी था। लेकिन जियांग ली उसे साफ साफ कह देता है कि आइंदा मेरे क्लोज आने की कोशिश ना करना, मैंने पहले भी बताया था कि तुमसे शादी नहीं करूंगा, शादी सिर्फ शेनज़ाओ से करूंगा जिससे मैं प्यार करता हूँ। और फिर उसके बाद उसे पता चलता है कि शेनज़ाओ किस तरफ गई है तो वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। यहाँ पर उसके साथ चैन ली था और कुछ गुंडे शेनज़ाओ को बुली करने लगते हैं और उसे कहते हैं कि गलती तुम्हारी है, तुम माफी मांगो। और उसकी गलती भी नहीं थी, वो स्टैंड लेना चाहती थी, लेकिन चैन ली फिर भी उसे कहता है कि कोई बात नहीं, इनसे माफी मांग लो, माफी। और तो और वो लड़के उससे छेड़ाछाड़ी करने की भी कोशिश कर रहे थे। ये सारा कुछ जियांग ली देख लेता है और उसे बर्दाश्त नहीं होता। वो आता है और उनकी बहुत ज्यादा पिटाई करता है। वो फाइटिंग में बहुत अच्छा था और एक ही दफा उन सारों को धोबी पछाड़ देता है, लेकिन वो उसका थैंक्स करने की बजाय कहती है कि तुम फिर से मेरी लाइफ में इंटरप्ट करने के लिए आ गए हो। और वो भी गुस्से में भरा हुआ उससे कहता है कि तुमने फिर से इस बदमाश पर भरोसा कर लिया, ये तो तुम्हें बेचकर खा जाना चाहता था, तुम कैसे इसको अपना जीवन साथी मान सकती हो, ये तो तुम्हारी प्रोटेक्शन भी नहीं कर सकता। वो भी आगे से कहती है कि इस तरह की प्रोटेक्शन मुझे नहीं चाहिए, मैं किसी गुंडे के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। और बस जियांग ली को इतना ज्यादा हर्ट करने के बाद वो चैन ली को अपने साथ लेती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि चैन ली एक हिपोक्रेट पर्सन था, उसके मन में कुछ और होता था और सामने कुछ और। यहाँ पर वो बहुत सारी मासूम बनने की एक्टिंग करता है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि उसने किसी और से सौदाबाजी कर ली थी। एक टाइगर गैंग था जो कि जियांग ली के गैंग के ऑपोजिट काम करता था, उसका राइवल था। उसने उनके साथ डील की थी और कहा था कि मैं जियांग ली की फेवरेट गर्ल को तुम्हारे पास लेकर आऊंगा और देखना उसे बचाने के लिए वो तुम्हारे जाल में जरूर फंस जाएगा। और वो ऐसा ही करता है, जाकर शेनज़ाओ को उनके पास पहुंचा देता है। जब शेनज़ाओ को होश में आता है तो वो बंधी हुई थी और उसके सामने टाइगर गैंगस्टर थे जो कि उसी टाइम पर जियांग ली को कॉल करते हैं कि अगर अपनी गर्ल को बचाना है तो यहाँ पर अकेले ही आना। जियांग ली उससे इतना प्यार करता था कि तुरंत ही वहाँ पर पहुँच जाता है। वो बहुत चीखती है, रोती है कि यहाँ से चले जाओ, इशारों इशारों में उससे कहती है, लेकिन वो खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए भी रेडी हो गया था, सिर्फ और सिर्फ उस गर्ल के लिए। यहाँ पर बहुत से गुंडे थे जो कि इकट्ठे उस पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर वो उसे मारकर उसे नीचा दिखाना चाहते थे और गैंगस्टर्स की दुनिया में, अंडरवर्ल्ड में ये दिखाना चाहते थे कि हम भी सबसे ज़्यादा डेंजरस हैं। जबकि उधर चैन ली वो तो बहुत मजे से काफी सारा पैसा अपने पास कमाकर यही सोचे जा रहा था कि शेनज़ाओ ये तो मेरे लिए बहुत लकी है, जब से आई है मेरे पास पैसा ही पैसा हो गया है। जियांग ली उनसे फाइट भी काफी अच्छी करता है, लेकिन उसके बाद जब वो देखता है कि शेनज़ाओ की गर्दन पर तलवार है तो वो खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाता है। थोड़ी देर बाद दरवाजे को तोड़ती हुई एक गाड़ी अंदर एंट्री करती है जिसमें जियांग ली का राइट हैंड था और उसने चैन ली को भी पकड़ा हुआ था और वही उन्हें इस पॉइंट तक लेकर आया था। अब जियांग ली के साथियों ने वहां आने के बाद सारे हालात अपने कंट्रोल में कर लिए थे और जियांग ली भी सेफ था और टाइगर गैंग वाले वो बुरी तरह से हार चुके थे। ये सारा कुछ देखने के बाद चैन ली अपनी नाटकबाजी फिर से स्टार्ट कर देता है और कहता है कि ये सारा कुछ मेरे से जियांग ली नहीं कराया है, जबरदस्ती मुझे पकड़कर यहाँ पर लेकर आया है और मेरी सब में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं। मैं किसी गैंग को कैसे जानूंगा, मैं तो एक शरीफ सा आदमी हूँ। जबकि जियांग ली वो यहाँ पर शेनज़ाओ के सामने खड़ा होता है और उससे कहता है कि अब तुम्हारी चॉइस है, तुम इस पर भरोसा करती हो या मुझ पर, एक दफा अपने दिल से सोच कर देखना कि क्या मैं तुम्हें इतनी मुसीबत में डाल सकता हूँ। लेकिन शेनज़ाओ वो अब की बार एक चाल चलती है और कहती है कि नहीं,
मुझे तुम पर नहीं बल्कि चैनली पर भरोसा है। वो एक्चुअली उस पर शक करने लगी थी। उसे तो ये भी लगा था कि जो बचपन का मेरा सेवियर बनने का ये ड्रामा कर रहा है, आज मैं उसे प्रूफ करके दिखाऊंगी कि वो कितना बड़ा झूठा है। इसीलिए वो एक दफ़ा जियांग ली को छोड़कर चैनली के साथ चली जाती है। जबकि उसके जाते ही पीछे जियांग ली की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। उसे इंटरनल इंजरीज हुई थी, जिसके बाद उसके आदमी उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। इंटरनल इंजरीज के साथ साथ वो बेचारा हार्ट ब्रोकन भी हो गया था। अब एक बहाने से शहनजाओ उसकी नेक पर वही बर्थ मार्क तलाश करने की कोशिश करती है, जो कि उसके बचपन के सेवियर और चाइल्डहुड स्वीट हार्ट का था। लेकिन वो देखती है तो वहाँ ऐसा कोई भी बर्थ मार्क नहीं था। और उसी टाइम पर उसे याद आता है कि ये तो मैंने जियांग ली की नेक पर देखा था। इसका मतलब है कि मेरा बचपन का लवर ये नहीं बल्कि जियांग ली है। वो चैनली से कहती हैं कि तुम तब से लेकर अब तक मुझसे झूठ बोलते रहे, तुम बहुत बड़े फ्रॉड ये हो। लेकिन यहाँ पर वो उसे वहाँ से भागने से बचाने लगता है और कहता है कि अब इस सब से क्या फ़र्क पड़ता है, तुम इस वक्त मेरे हाथ में हो। चैनली उससे कहता है कि अब मेरा असली रूप तुम्हारे सामने आ ही चुका है, तो मुझे भी झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं भी बोल बोल कर थक गया हूँ। हाँ, ये सच है कि स्टार्ट से लेकर अब तक मैं तुमसे प्यार नहीं करता बल्कि झूठ ही बोलता हूँ। यहाँ पर वो उससे डर कर भागने की कोशिश कर रही होती है कि वो उसे पकड़ लेता है और वो बार बार रेजिस्ट किए जा रही थी। लेकिन इतने में उसकी मॉम भी घर में एंटर हो जाती हैं और यहाँ पर उनके इसी रेजिस्टेंस के चक्कर में उसकी मॉम का सर जाकर एक टेबल में लगता है और उसके बाद उन्हें सिर पर बहुत बड़ी चोट आ गई थी। उनकी इतनी ब्लीडिंग होते देखकर चैनली वहाँ से भाग जाता है। शहनजाओ अपनी मॉम को लेकर हॉस्पिटल जाती है और उसे पता चलता है कि उन्हें तुरंत ही सर्जरी की ज़रूरत है और अगर एक दिन के अंदर अंदर उसने इतने सारे पैसे अरेंज ना किए तो फिर शायद उसकी मॉम बच ना पाएंगी। ये देखकर वो बहुत सैड हो जाती है। डॉक्टर के सामने विनती करती है, लेकिन वो कहता है कि हम भी मजबूर हैं। अब उसी हॉस्पिटल में जियांग ली भी एडमिट था। वो यहाँ से गुजरते हुए जैसे ही शहनजाओ को देखता है तो अपने आदमियों को ऑर्डर करता है कि जाकर पता कराओ कि इसके साथ क्या इशू चल रहा है। थोड़ी देर बाद उसके आदमी आकर बताते हैं कि इस तरह से उसकी मॉम इंजर्ड है और इसके पास सर्जरी के पैसे नहीं हैं, इसलिए ये परेशान है। वो बोलता है कि चुपचाप इसकी हेल्प कर दो, लेकिन पता ना चले कि किसने हेल्प करी है। अब नेक्स्ट डे वो जैसे ही आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम को VIP वार्ड में ट्रांसफ़र कर दिया गया है और आज रात उनकी सर्जरी भी है। वो पूछती है कि पैसों का अरेंज कैसे हुआ, तो नर्स बताती है कि एक काइंड पर्सन है, उसने तुम्हारी मॉम के लिए डोनेशन दी है। उसका हार्ट मेल्ट कर गया था उनकी कंडीशन को देखकर, लेकिन उसने कहा है कि मेरा नाम डिस्प्ले ना किया जाए। और इसके साथ ही उस पर्सन ने आपके लिए एक एड्रेस भी भेजा है जहां पर आपको भी जॉब मिल सकती है। अब वो बहुत खुशी खुशी उसी एड्रेस पर पहुंच जाती है। वहां पर जाकर उसे पता चलता है कि यहाँ पर उसे एक केयर टेकर की जॉब करनी होगी और साथ ही साथ उसे मेड ने सारा कुछ समझा दिया था और कहा था कि हमारे बॉस सीक्रेट रहना चाहते हैं, इसीलिए वो हर टाइम फेस पर मास्क रखते हैं। उनकी प्राइवेट लाइफ में आपने इंटरेस्ट लेने की कोशिश नहीं करनी, बस अपने काम से काम रखो, काम करो और चले जाओ, यही यहाँ का रूल है। और वो मास्क्ड पर्सन और कोई नहीं, ऑफ कोर्स जियांग ली ही था, जो कि अपनी आवाज़ बदलकर उसके सामने आता है क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि शहनजाओ वैसे तो उसे नफरत करती है और उसके ऊपर उसने चैन ली को चूज किया है, लेकिन वो भी अपने दिल के हाथों मजबूर था, उसे दूर नहीं रह सकता था। तो इसी बहाने वो उसे खुद से क्लोज रखना चाहता था। अब एक दफ़ा वो उसके कमरे में मेडिसिन भी लेकर आती है। वो जैसे ही उसे मेडिसिन पिलाती है तो उससे पूछती है कि आपकी डिजीज़ क्या है। वो कहता है कि कुछ इंटरनल इंजरीज हैं और इसके साथ साथ मैं हार्ट ब्रोकन भी हूँ। एक पर्सन है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया, उसे मुझ पर विश्वास ही नहीं है। वो कहती है कि मैं धोखे का दर्द समझ सकती हूँ, एक्चुअली उसने भी तो चैन ली से धोखा खाया था। इतने में जियांग ली की थोड़ी तबीयत खराब होती है। वो गिरने वाला था कि शहनजाओ उसे संभाल लेती हैं और वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ गए थे। वो एम्बैरेस होकर वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन वो उसे रोक लेता है और उसके बाद वो उसे किस करने ही वाला था कि इतने में उसका राइट हैंड कमरे में उसे मास्टर मास्टर कहता हुआ एंटर हो जाता है। लेकिन आगे जब ये सारा कुछ देखता है तो बहुत एम्बैरेस होता है और फिर कहता है सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं सुना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन बस यहीं से ही शहनजाओ को शक हो गया था। वो उस आदमी को पकड़ती है और कहती है कि मैंने कहीं तो तुम्हें देखा है। वो कहता है कि मेरा एक पब्लिक सा फेस है, आप बाजार में जाओ, जगह जगह मेरे जैसा फेस दिखाई देगा और हम पहले कभी भी नहीं मिले, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ और आप हमारे मास्टर को टाइम दीजिए। अब उसके बाद शहनजाओ जब वहाँ से जा रही थी तो वो उसे रोक कर कहता है कि मुझे लगता है मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ, तुम मेरे साथ रह जाओ, मैं तुम्हें इस दुनिया में बहुत ज़्यादा पैसा दूंगा और लग्जरीज भी। लेकिन वो कहती है कि हर चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जाती। अब वो उसकी जॉब छोड़कर वहाँ से चली गई थी, लेकिन इसके साथ ही हमें पता चलता है कि वही राइट हैंड जो अंदर आया था उस बेचारे को बहुत बुरी सजा मिली है और साथ बाकी साथियों को भी। वो बेचारे पुशअप्स कर करके थक जाते हैं और सोचते हैं कि काश हम मास्टर को और भाभी को इकट्ठे कभी इंटरप्ट ना करते।
उधर जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो शेनज़ाओ को पता चलता है कि उसकी मॉम को वीआईपी वार्ड से निकाल दिया गया है, क्योंकि वहां पर एक और पर्सन आया है जिसने पूरा का पूरा वार्ड बुक करा दिया है और वो बहुत स्ट्रांग है। वो ये देखकर काफी परेशान होती है और उसी पर्सन से लड़ाई करना भी स्टार्ट कर देती है, लेकिन वो उसके मुंह पर बहुत सारा पैसा फेंकता है और कहता है कि ये पकड़ो और अपनी माँ को यहाँ से ले जाओ। और बस इसी बात पर उसकी जब बहस हो रही थी तो ऊपर से कोई आ जाता है और वो जियांग ली ही था। और वो जैसे ही इशारा करता है तो उसका राइट हैंड तुरंत ही एक कॉल मिलाता है और कहता है कि इस हॉस्पिटल को बहुत बड़ी डोनेशन हमारी तरफ से की जा रही है। और वो इतनी बड़ी डोनेशन थी कि ये सुनते ही उस आदमी की तो हवा निकल जाती है। वो तुरंत ही बैठकर वहाँ पर माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैं आइंदा ऐसी हरकत कभी भी नहीं करूंगा। वहाँ पर हॉस्पिटल का डीन और बाकी सारे स्टाफ भी पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि इस डोनेशन के बदले हम आपका कैसे थैंक्स करें। तो जियांग ली कहता है कि ये जो लेडी है कि इनका बहुत केयरफुली ट्रीटमेंट किया जाए और वीआईपी रखा जाए। और बस इसी तरह से खामोशी से शेनज़ाओ की हेल्प करने के बाद जियांग ली वहाँ से चला जाता है। अब उसके बाद चेन ली आता है और दोबारा से शेनज़ाओ को बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है। लगता है कि उसके पास पैसे खत्म हो रहे थे, लेकिन अब की बार वो उसके बहकावे में नहीं आती और उससे कहती है कि तुम एक गिरे हुए और नीच इंसान हो। और इसके साथ ही वो भागती हुई जाती है। जियांग ली को जब सामने से आते हुए देखती है तो जाते हुए उसे किस कर लेती है और किस के फौरन बाद उससे कहती है कि मुझे अच्छे से पता है कि मास्क के पीछे कौन है, मैं पहले ही जान गई थी। और इसके साथ ही वो अपना मास्क उतारता है और वो भी उसे किस करता है। अब चेन ली ये देखकर काफी शोर मचाता है और उसके बाद जियांग ली के बंदे आकर उठाकर उसे बाहर फेंक देते हैं। अब जियांग ली शेनज़ाओ को लेकर अपने घर पर आता है और यहाँ पर मेड्स और सर्वेंट्स उसका वेट कर रहे थे और वो आकर उसे वेलकम करते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि उनकी नई मिस्ट्रेस यहाँ पर पहुँच चुकी है। इसके साथ ही जियांग उससे कहता है कि मैं बहुत ही जल्द तुम्हें एक स्टेटस देने वाला हूँ और वो मिसेस जियांग ली का होगा। ये सुनते ही वो काफी खुश हो जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट डे वो अपनी मम्मी को देखने के लिए हॉस्पिटल में जाती है। यहाँ पर जियांग ली भी उसके साथ था और उसकी मम्मी ये देखकर काफी खुश थी कि एक केयरिंग पर्सन अब उनकी बेटी का हमसफर बनने वाला है। वो उनके रिश्ते को लेकर बहुत खुश हो जाती है। उसकी मम्मी बहुत डिप्रेशन में भी आ गई थी, तो यहाँ पर उसने ऑर्डर किया था अपने सारे गुंडों को कि वो आते थे और उसकी मम्मी को एंटरटेन करने की कोशिश भी करते थे। वो उनका बिल्कुल ऐसे ही ख्याल रखता था कि जैसे उसकी अपनी मदर हो। और तो और जब शेनज़ाओ अपनी स्टोर वाली जॉब पर जाती थी तो वहाँ पर उसकी सुरक्षा और उसके प्रोटोकॉल के लिए जियांग ली के आदमी भी उस शॉप के बाहर खड़े हुए होते थे, लेकिन वो इस तरह के गैंगस्टर्स वाले हुलिये में होते थे कि उन्हें देखकर बाकी लोग तो भाग जाया करते थे। ये देखकर शेनज़ाओ काफी परेशान होती और उनसे कहती कि फॉर गॉड सेक यहाँ से जाओ और अगर जाना नहीं है तो एटलीस्ट अपना गेटअप तो ठीक कर लो। अब वो एकदम कूल स्टाइल में फनी अंदाज में वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और आकर कस्टमर्स को लपेटकर उसकी शॉप में फेंकने लगते हैं। जियांग ली तो प्यार में इतना डूब गया था कि वही बंदे जिनसे वो लोगों को टपकाने का काम लिया करता था आजकल कस्टमर्स को पकड़ने का काम कर रहे थे, और शायद इसी को ही ट्रू लव कहते हैं। और इसके साथ ही हमें दिखाते हैं कि एक दिन हॉस्पिटल में जब वो गया हुआ था अपनी सासू माँ को देखने के लिए, तो वहीं पर ही उनसे मिलने के लिए शेनज़ाओ की ग्रैंड माँ भी आई हुई थी। और वो जैसे ही देखती हैं जियांग ली को तो काफी खुश हो जाती हैं। वो तो अपनी बेटी को बहुत लकी मान रही थी कि एक पर्सन अगर इसकी लाइफ में इतना बुरा आया था तो उसे रिप्लेस करने के लिए इतना अच्छा और क्लियर हार्टेड पर्सन आ गया है। यहाँ पर वो उनसे ये भी वादा करता है कि बहुत ही जल्द जब आपकी बेटी मेरी वाइफ बन जाएगी तो इसके साथ ही मैंने भी आप लोगों के लिए एक गिफ्ट अरेंज किया है। शहर के एग्जिट पर एक शांत सी जगह पर उसने उनके लिए एक बंगलो खरीदा था जो वो उन्हें डाउरी में गिफ्ट के तौर पर देना चाहता था। उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी लाइफ में उनकी बेटी के थ्रू इतनी सारी लग्जरीज आ जाएंगी। अब उसके बाद जियांग ली शेनज़ाओ से कहने लगता है कि मुझे पता है तुम्हें लोगों पर भरोसा करने में मुश्किल होती है और तुम हमारे रिश्ते को लेकर भी अभी तक डाउट में हो, और इसकी वजह तुम नहीं हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं बल्कि चेन ली की है, क्योंकि उसने तुम्हें सारी जिंदगी धोखे में रखा। लेकिन मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम्हें खुद ही मुझ पर भरोसा हो जाएगा और तुम खुद ही मुझे शादी के लिए एक दिन यस बोलोगी। वो साथ ही साथ उससे कहता है कि तुम ये जॉब छोड़ क्यों नहीं देती, लेकिन वो कहती है कि मुझे काम करना पसंद है और मैं बिल्कुल हर चीज के लिए तुम पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहती। तो वो कहता है ठीक है फिर कोई ऑफिस जॉब कर लो। वो बोलती है कि मेरी क्वालिफिकेशंस के साथ मुझे कहाँ ऑफिस जॉब मिलेगी, तो वो बोलता है मैं दिलाऊंगा। और इसके साथ ही वो अपने लिंक्स लड़ाकर उसे एक जगह पर ऑफिस में जॉब दिला ही देता है, जहाँ पर वो अपनी तरफ से तो बहुत मेहनत से काम करती है। और उसका बॉस लियू था, लेकिन उसे देखकर लोग गॉसिप्स करने लगते हैं कि इसकी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है, लगता है कि ये बॉस की वाइफ
वाइफ है। वो सब उसकी बहुत केयर करते थे और काम में उसकी बहुत हेल्प भी करते थे। लेकिन इसके साथ ही वो एक दिन देखते हैं कि मिस्टर लियू की तो कोई और वाइफ है जो कि उसके लिए लंच लेकर आई है। तो वो सोचने लगते हैं कि इसका मतलब है कि मिस्टर लियू की वाइफ नहीं बल्कि उनकी मिस्ट्रेस है। ओह माय गॉश, इसका कैरेक्टर तो बहुत खराब है, ये किसी मैरिड पर्सन की लाइफ खराब करना चाहती है। तो बस इसी मिसकॉन्सेप्शन के साथ ही उन सारे लोगों का उससे रवैया खराब हो जाता है। वो हर टाइम पर उस पर बहुत ज्यादा काम का बर्डन भी डाल देते थे, उसे नीचा भी दिखाते थे, उसे बुली भी करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो भी फट पड़ती है और कहती है कि इतना ज्यादा काम मुझसे नहीं होता, आप लोग भी अपने हिस्से का काम करें। और इसी बात पर उसके एक कोलीग की उससे लड़ाई हो जाती है। वो उसके मुंह पर पानी भी फेंक देता है और कहता है कि तुम जैसी गिरी हुई लड़की को ये सोचना चाहिए कि जिन लिंक्स के थ्रू तुम यहाँ पर आई हो हम तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं देने वाले। और बस इतने में एक मैनेजर वोंग वहाँ पर पहुंच जाता है जो उनकी लड़ाई को खत्म कराता है और शेनज़ाओ को अपने साथ कमरे में लेकर जाता है। लेकिन वो शेनज़ाओ को ब्लैकमेल करने लगा था और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर हर काम स्मूथली कराने दूंगा, बहुत अच्छी पोस्ट भी दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनकर रहना होगा। उधर जियांग ली को भी सारी खबर थी, उसने हर चीज पर नजर रखी हुई थी। उसे जैसे ही पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को बुली किया जा रहा है, वो तो उसकी हेल्प करने निकल चुका था। और फिर दरवाजा तोड़कर जैसे ही वो अंदर पहुंचता है तो उसे मैनेजर वोंग पर बहुत गुस्सा आता है। और बस फिर मैनेजर वोंग की तो शामत आ गई थी। उसके बंदे उसे पकड़ लेते हैं और ठीक ठाक उसे दिन में तारे दिखा देते हैं। वो बहुत कहता है कि तुम्हें नहीं पता मैं लियू का भतीजा लगता हूँ और अभी जब वो आएगा तो देखना तुम लोगों का क्या हाल करेगा। लियू मिस्टर जियांग ली के अंडर काम करता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जियांग ली का नाम लेकर वो जियांग ली को ही डराने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर बाद लियू अंदर आता है तो भतीजा उसे बहुत शिकायतें लगाता है, लेकिन वो आते ही उसके मुंह पर 3-4 थप्पड़ पीट करता है और कहता है कि पागल, यही तो मिस्टर जियांग ली हैं जिनके बल पर तुम इतना नाच रहे हो। और बस वो उसे उठाता है और ऑफिस से बाहर फेंकवा देता है। अब उसके बाद उन बुलीज की बारी आ गई थी। वो तो पहले ही बहुत डर चुके थे। नील डाउन होते हैं, बहुत माफिया मांगते हैं और फिर इशारों में शेनज़ाओ उससे कहती है कि प्लीज इनको छोड़ ही दो। और उसके बाद वो उनको मारता पीटता तो नहीं है, बस ऑफिस से बाहर फेंकवा देता है और उनकी जॉब भी खत्म करा देता है। उसने उनकी जान छोड़ दी थी, यही बहुत बड़ी बात थी। और इसके साथ ही एक दफ़ा शेनज़ाओ देखती है तो जियांग ली यी से मिलने के लिए गया हुआ था और वो उसे यही कह रहा था कि हमारी जो मैरिज डिस्कस हो रही है, मैं तुम्हें आखिरी दफ़ा बता रहा हूँ कि मैंने एंड टाइम पर इनकार कर देना है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। पर शेनज़ाओ जब उनकी बात सुनती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी लीगल फियांसी है और इनकी पहले ही शादी डिस्कस हो चुकी है। उसके बाद भी मैं कबाब पे हड्डी बनकर इनके बीच आ गई हूँ, इसका दिल मुझ पर आ गया तो इससे एंगेजमेंट तोड़ रहा है। वो कुछ गलत मतलब समझी थी। जियांग ली उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है कि मैं थर्ड व्हील नहीं बनना चाहती, मैं स्टार्ट से ही कहती थी कि मैं तुम्हारे बराबर की नहीं हूँ। जबकि ये वो भी मौका पाने पर शेनज़ाओ के पास जाती है और उसे भड़काने की कोशिश करती है। कहती है कि मैं और जियांग ली बचपन के लवर्स हैं और वो देखना मेरा ही हम सफ़र बनेगा क्योंकि हमारी फैमिलीज कंपैटिबल हैं, तुम पता नहीं कहाँ से बीच में आ गई हो। जियांग ली ने भी हर चीज़ पर नज़र रखी हुई थी। उसे जैसे ही पता चलता है कि ये शेनज़ाओ से मिलने के लिए गई थी तो वो भी उसके पास पहुंच जाता है और उसे वार्निंग देता है कि आइंदा मेरे और उसके बीच आने की कोशिश मत करना। उधर शेनज़ाओ बहुत दुखी हो गई थी। उसे लगता है कि वो किसी के साथ गलत कर रही है। उसकी मॉम भी उसे परेशान देखती हैं तो उसके पास आती हैं और कहती हैं कि इस तरह से रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जहाँ पर भी प्यार होता है, इसलिए तुम उससे डिस्कस करो और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम लोगों का रिश्ता दोबारा से पहले जैसा हो जाएगा। जियांग ली भी उसे मनाने के लिए घर के बाहर आया हुआ था। आंटी उससे कहती हैं कि वो अभी तुमसे नहीं मिलना चाहती, थोड़ा शांत होती है तो मैं खुद उसे तुम्हारे पास भेजूंगी। उधर जियांग ली की फैमिली ने फैमिलीज की मीटिंग अरेंज की हुई थी और वो उसकी और यी की वेडिंग को डिस्कस कर रहे थे। लेकिन वो उसी गैदरिंग में जाता है और सबके सामने खड़ा होकर कहता है कि मैं यी से प्यार नहीं करता, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ शेनज़ाओ से। इस पर उसकी फैमिली उसके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। वो कहते हैं कि तुम बहुत बिगड़ गए हो, लेकिन वो बोलता है कि मैं अपनी शादी को, अपनी लव लाइफ को एक टूल नहीं बनने दूंगा आपके बिजनेस को एक्सपैंड करने का। आई एम सॉरी। उनके सामने नील डाउन करता है और कहता है कि मैं इस शादी से पीछे हटता हूँ। अब इसी बात पर यी के डैड मिस्टर हुआन को बहुत गुस्सा आता है। उन्हें लगता है कि उनकी इंसल्ट हो गई है और इसके साथ साथ उनकी बेटी भी उन्हें बहुत भड़काती है। और उसने शेनज़ाओ का सारा बैकग्राउंड पता कर लिया था। उसे पता चलता है कि इसका पुराना मंगेतर चैन ली है और उसने हमसे बहुत ज्यादा पैसा भी कर्जे में लिया हुआ है। उसे गैम्बलिंग की आदत थी और वो लोन शार्क्स के चक्कर में फंसा हुआ था और ये लोन शार्क्स कोई और नहीं बल्कि यी की ये फैमिली थी। अब वो एक दफा उसके पास पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर उसे एक ऑफर देती है कि मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगी, लेकिन उसके बदले मेरी एक शर्त है और वो ये है कि तुम शेनज़ाओ को और जियांग ली को अलग करोगे। वो शेन ली को यूज करना चाहती थी शेनज़ाओ के कैरेक्टर पर उंगली उठाने के लिए।
और फिर एक दिन चेन ली शेनजाओ को बेहोश करता है और उसे अपने साथ ले जाता है। उसने उसकी कुछ इनडिसेंट फोटोज बना ली थी और उसे अपने पास किडनैप करके रख लिया था। अब यही फोटोज ये लेकर जाती है और जियांग ली को दिखाती है और कहती है कि देखो, इस तरह की लड़की है जिसके पीछे तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो, उसका आज भी अफेयर चल रहा है अपने उसी एक्स बॉयफ्रेंड के साथ। लेकिन जियांग ली, उसे अपने प्यार पर और शेनजाओ पर पूरा भरोसा था। वो उसकी इन फोटोज पर बिलीव नहीं करता और कहता है कि तुम क्या समझती हो कि इस तरह से तुम मुझे हासिल कर सकती हो? मैं इतना बेवकूफ़ और स्टूपिड नहीं हूँ, बल्कि इनके थ्रू मुझे इतना हिंट मिल चुका है कि मेरी शेनजाओ खतरे में है और मैं अभी के अभी उसे बचाने के लिए जा रहा हूँ। जबकि उधर हमें दिखाते हैं कि चेन ली ने शेनजाओ को पकड़ा हुआ था। वो जब होश में आती है तो वो उस पर हाथ डालने की भी कोशिश करता है। उसने उसे एक लव पोशन भी दिया हुआ था और इस ड्रग के बाद उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है, लेकिन फिर भी वो उसे बार बार रेजिस्ट करती रहती है और फिर फाइनली जियांग ली उसे बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। और चेन ली हमेशा की तरह से या तो गर्दन पर हाथ रखता था या फिर जब वीक होता था तो नील डाउन कर जाता था। वो आपकी दफा भी ऐसे ही करता है, पर जियांग ली उसे माफ करने वाला नहीं था। उसके बाद वो अपनी शेनजाओ को बचाता है और अपने साथ ले जाता है। वो उसे बहुत कहता है कि शांत रहो, लेकिन फिर भी वो तो आउट ऑफ कंट्रोल ही होती जा रही थी। अब वो उसे शांत कराता है और उसे वादा करता है कि जो कोई भी इसके पीछे है मैं उससे बहुत बुरा बदला लूंगा। और इसके साथ ही वो ये को पकड़वा लेता है और फिर अपने साथ शेनजाओ को वहाँ पर लेकर जाता है। उसके बंदों ने ये के सिर पर एक एप्पल रख दिया था और वो यहाँ पर उसके सामने उसे डराने के लिए कहता है कि मैं अपनी शेनजाओ को थोड़ा शूटिंग और निशानाबाजी सिखाना चाहता हूँ, इसका निशाना बहुत बुरा है। वो बेचारी बहुत डरती है, कांपती है, रोती है, कहती है कि मैं ये फैमिली की हूँ, किसी मामूली फैमिली की नहीं। लेकिन वो कहता है कि मैं भी जियांग ली हूँ, शायद तुम मुझे ठीक से पहचानी नहीं थी। और इसके साथ ही वो उसे निशानाबाजी सिखाने लगता है और उसका निशाना इतना अच्छा था कि सीधा सेब को ही जाकर लगता है और उसके सिर को छूता भी नहीं। लेकिन फिर भी अपने सिर से इस तरह से गोली चलते देखकर ये बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो तो एक ट्रॉमा में ही पहुंच गई थी और उसके बाद उसके तो होशो हवास ही खो गए थे। जब वो घर पहुंचती है तो उल्टी सीधी बातें कर रही थी। उसे इतना शौक लगा था कि उसे किसी साइकेट्रिस्ट को ही दिखाना पड़ेगा। अपनी बेटी की ये हालत देखकर मिस्टर हुआन बहुत तड़पते हैं और कहते हैं कि जियांग ली ने खुद को समझा क्या हुआ है, अब मैं इसका राइवल बनकर इसे दिखाऊंगा, इसे सबक सिखाऊंगा। उधर जियांग ली अपनी और शेनजाओ की वेडिंग की तैयारियां कर रहा था। वो उसके सामने ब्राइडल ड्रेस पहन कर आती है। वो बहुत सुंदर लग रही थी। वो एक ड्रेस को ओके बोल देता है और फिर उसके बाद वो जैसे ही चेंज करने के लिए जाती है तो वहाँ से वो किडनैप हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो जाकर देखता है तो उसके ब्राइडल ड्रेस पर एक नोट पड़ा हुआ था और वो था मिस्टर हुआन की तरफ से। और उसने कहा हुआ था कि अगर अपनी होने वाली वाइफ को बचाना चाहते हो तो इस जगह पर अकेले पहुंच जाना। उसके आदमी बहुत कहते हैं कि बहुत खतरा होने वाला है बॉस, लेकिन वो बोलता है तुम लोग बैकअप पर रहना, अंदर मैं ही अकेला जाऊंगा। उधर जैसे ही जियांग ली पहुंचता है तो देखता है कि हुआन ने शेनजाओ को बांध कर रखा हुआ है। शेनजाओ बहुत कहती है कि प्लीज यहाँ से चले जाओ, लेकिन हुआन ने सोचा था कि इसी पॉइंट पर वो उसे नीचा दिखाएगा और ये अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर्स अपनी जुबान के बहुत पक्के होते हैं। तो वो उसके सामने एक एग्रीमेंट रखता है और उससे कहता है कि आज मैं अपने सबसे अच्छे रेसलर के सामने तुम्हें खड़ा करूंगा और अगर रिंग में तुमने उसे हरा दिया तो तुम जीते, और अगर उसने तुम्हें हरा दिया तो फिर तुम अंडरवर्ल्ड में कभी भी नहीं आओगे, अपनी सारी पावर्स मेरे सामने सरेंडर करोगे। वो भी इस एग्रीमेंट पर साइन कर देता है क्योंकि शेनजाओ उनके सामने होस्टेज थी और वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अब इसके साथ ही रेसलिंग स्टार्ट हो जाती है। वो बंदा बहुत प्रोफेशनल और पावरफुल था। उसने ठीक ठाक जियांग ली को मारा था, लेकिन जियांग ली भी फाइटिंग में बहुत अच्छा था। वो बार बार रेजिस्ट करता रहता है। इतने में उसके बंदे भी अंदर पहुंच जाते हैं और फिर वो अपने बंदों को इशारा कर देता है कि फाइट सिर्फ मेरी और इसकी है, मैं खुद को प्रूफ करके दिखाऊंगा और शेनजाओ को भी बचाऊंगा। वो बेचारा इस फाइट में काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है, लेकिन इन दी एंड उसने उस रेसलर को हरा ही दिया था और उसके बाद वो अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बन चुका था क्योंकि हुआन ने उसके सामने सरेंडर कर दिया था। अपने जाल में वो खुद ही फंस चुका था और शेनजाओ भी बच जाती है। अब वो जाता है और पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। जैसी शर्त उसने रखी थी जियांग ली के लिए, उसी शर्त पर उसे खुद को पूरा उतारना था। हुआन के लिए काम करने वाले लोग उसके खिलाफ बगावत करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उन सारों को कुचल कर रख देता है। अब कैपिटल में सिर्फ एक ही पावर थी और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जियांग ली का ही सिक्का चलता था। ये सारा कुछ सेटल करने के बाद फाइनली उनका वेडिंग डे आ जाता है, जो कि शेनजाओ की रिक्वेस्ट पर उसने बहुत ही सिंपल रखा हुआ था। जियांग ली ने उसे ट्रू लव किया था और फाइनली शेनजाओ से मिल जाती है और इसी के साथ ही इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है।